स्टूडेंट्स, अभी तक देख रहे थे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रारंभिक नेताओं में हम उदारवादी नेताओं के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं और जिनकी प्रमुख नीतियाँ संवैधानिक सुधारों की मांग, स्वशासन की मांग, कुछ प्रशासनिक सुधारों की मांग, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा एवं विदेश नीति की आलोचना करते हैं। साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन बहुत बेहतर तरीके से ये लोग करते हैं और किस प्रकार कांग्रेस की कार्य प्रणाली रहती है उसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस के प्रति सरकारी रवैया क्या रहता है, ये सब चीजें इन लोगों की देन रही है। अगला हमारा टॉपिक है उदारवादी जो नेता रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, और उनका काल मुख्यतः 1885 से 1905 ईस्वी तक मुख्य रूप से माना जाता है। तो कौन कौन से नेता जो रहे थे इसमें, उनके बारे में कुछ शॉर्ट में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जिसमें दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, लाला लाजपत राय, ये कुछ ऐसे लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम में कुछ मॉडरेट नेता के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम यहाँ एक एक करके चर्चा करने वाले हैं और उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी, जो 1825 से 1917 का काल इसका माना जाता है। भारतीय इतिहास में एक वयोवृद्ध नेता के रूप में इसको जाना जाता है, जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम चला था। कांग्रेस की स्थापना से लेकर अपनी मृत्यु तक वे इस संस्था से पूरी तरह संबंध रहे। बम्बई में जन्म हुआ उनका और एक प्राध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया। बाद में जन सेवा का कार्य वो करते हैं। 1885 ईस्वी में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसमें भी वो मुंबई की व्यवस्थापिका सभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और 1886 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता वो करते हैं। पहले 1885 में देखा था कि व्योमेश चंद्र बनर्जी पहला हमारा अध्यक्ष होता है कांग्रेस का, और 1886 में हमारे दूसरा जो नेता है वो है 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के भी वो सदस्य निर्वाचित होते हैं। दादा भाई नौरोजी फिरोज मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की तरह ही अंग्रेजी साम्राज्य को न्याय और नैतिकता पर आधारित मानते थे, परंतु ब्रिटिश साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों की विवेचना प्रस्तुत कर उन्होंने ब्रिटिश आधिपत्य के आर्थिक दुष्परिणामों को जनता के सामने भी रखा। उनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें धन निष्कासन की प्रक्रिया और उसके परिणामों के बारे में काफी चर्चा की जाती है। अंग्रेज अपनी नीतियों में आवश्यक सुधार करेंगे ऐसा वो मानता था उस किताब के अनुसार, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इसलिए 1900 के पश्चात सरकार के प्रति उनका दृष्टिकोण भी कहीं न कहीं बदलने लगता है। 1906 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने लोक सेवाओं में भारतीयों की अधिक नियुक्ति, विधानसभाओं में अधिक प्रतिनिधित्व और भारत और ब्रिटेन के बीच उचित और आर्थिक प्रबंध स्थापित करने की मांग रखी थी। भारत में स्वशासन की स्थापना को अपना समर्थन देने लगे थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह घोषित कर दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम प्राप्त करना ही कांग्रेस का लक्ष्य है। ये जो तिलक ने दिया था नारा 1895 ईस्वी में, उसको कहीं ना कहीं ये यहाँ पर घोषित करते हैं। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार और राष्ट्रीय शिक्षा के विकास का भी आह्वान किया था और 1917 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। सिवाय चिंतामणि इनके बारे में कहता है कि उन्हें आत्माओं में महान, निर्णयों में अत्यधिक उदार एवं अजात शत्रु यहाँ बताया गया है। तो ये एक दादा भाई नौरोजी, जिसको हम याद करते हैं द ओल्ड मैन, भारत के इतिहास में उदारवादियों में 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता वो करते हैं। किताब आती है उनकी बहुत फेमस, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, धन निष्कासन के बारे में पूरे विस्तार से वो यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ये इसका दादा भाई नौरोजी का योगदान रहा है। दूसरा हम देखते हैं फिरोज शाह मेहता, जो 1845 से 1915 के बीच का इसका काल माना जाता है। वे भी दादा भाई नौरोजी के अनुयायियों में से एक था। बम्बई के प्रख्यात वकील माने जाते हैं
और विद्यार्थी जीवन में ही वे इंग्लैंड में दादाभाई नौरोजी के संपर्क में वह आते हैं। 1885 ईस्वी में बम्बई की व्यवस्थापिका सभा के ये भी सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और वे कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन उनका जो राजनीतिक जीवन है 1870 के आसपास प्रारंभ होता है और 1872 ईस्वी में बम्बई कॉरपोरेशन के सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन होता है। 1886 में वो बम्बई विधायिका के सदस्य बनाए जाते हैं और पहली बार 1890 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष वो बनते हैं। सर फिरोज शाह मेहता भी अंग्रेजों की न्यायप्रियता, सत्यता तथा ईमानदारी में विश्वास रखते थे और अंग्रेजी साम्राज्य को वे प्रगति का सूचक और भारत के लिए ईश्वरीय देन कहीं न कहीं मानते थे। वे चाहते थे कि अब कांग्रेस वैधानिक मार्ग का ही अनुसरण करे। वे अंग्रेजी शिक्षा के भी समर्थक थे। वे अत्यंत प्रभावशाली वक्ता थे और अपने विरोधियों को भी अपने पक्ष में करने की अद्भुत क्षमता वो रखते थे। अंततः उसकी 1915 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो ये भी उदारवादियों में एक प्रमुख नेता के रूप में माना जाता है जो अध्यक्षता करता है कांग्रेस के 1890 में करता है और अंग्रेजी साम्राज्य को एक वरदान के रूप में मानते हैं कि अगर कुछ भारत में प्रगति हुई है तो अंग्रेजों के कारण हुई है और वो ये भी बोलता है कि कांग्रेस को वैधानिक मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। अंग्रेजी शिक्षा के वो समर्थक भी रहते हैं। अगला देखते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रारंभिक चरण में बंगाल के जिन नेताओं को उत्पन्न किया उनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम भी बहुत आगे है। बंगाल के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से वो निकला था। बहुत ही होशियार किस्म का बालक था। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात लंदन में आयोजित होने वाले ICS यानी कि जो भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा थी 1859-69 ईस्वी में शामिल होता है और पहले भारतीय थे जिन्हें इस परीक्षा में सफलता मिली है। लेकिन सरकार ने उन पर कुछ आरोप लगाकर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया था। तत्पश्चात उन्होंने अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। साथ ही साथ ये राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यों में भी लग गए थे और 1876 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी वो करता है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने कहाँ की? तो 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। बंगाली पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया था और भारतीय में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा किया था। कांग्रेस की स्थापना में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे बंगाल प्रांतीय विधानसभा के सदस्य भी बने और उन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अन्य उदारवादियों की तरह सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी अंग्रेजी राज को देवी वरदान मानते थे क्योंकि वे मानते थे कि सरकार से अपेक्षा करते थे कि वह भारत में व्याप्त सामाजिक और नैतिक बुराइयों को दूर कर स्वायत्त शासन की स्थापना करेंगे। इसलिए वे चाहते थे कि कांग्रेस वैधानिक आंदोलन तक ही अपने को सीमित रखे। उन्होंने स्वयं ICS की परीक्षा के लिए प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने के लिए देशव्यापी आंदोलन भी चलाया था। तो एक बड़ा काम वो यहाँ पर करते हैं। उन्होंने स्वयं इसके अतिरिक्त बंगाल के राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित करने में भी उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वे बंगाल विभाजन के दौरान हुए उपद्रव के कटु आलोचक बन गए थे, जिसके विपरीत उनकी प्रतिष्ठा में कुछ कमी भी आई। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन की योजना समाप्त हो जाने से वे ब्रितानी सरकार के और भी ज्यादा हिमायती बन जाते हैं। उन्होंने गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए 1920-21 के आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, इसलिए सरकार द्वारा उन्हें सर की उपाधि भी दी गई थी। वे बंगाल के मंत्री भी बनाए गए। उन्होंने सरकार को उग्रवादियों के विरुद्ध कड़ा कदम उठाने को भी कहा था। इस कार्य से उन्होंने लोकप्रियता कहीं न कहीं कम होती चली गई। 1923 ईस्वी में विधानसभा के चुनाव में वे स्वराज दल के सदस्य विधान चंद्र राय से चुनाव हार गए थे। 1925 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई और अंग्रेजी सरकार के पक्षकर होने के बावजूद कांग्रेसी नेताओं में उनका महत्वपूर्ण स्थान यहाँ माना जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत के रूप में भी यहाँ दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम गोपाल अगर बाल इसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अगर याद करते हैं तो कहीं न कहीं सिविल सेवा, इंडियन एसोसिएशन, बंगाली पत्रिका, अंग्रेजी जो सरकार थी उसको देवी वरदान के रूप में माना जाना, ICS की जो प्रवेश परीक्षा थी अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने के लिए देशव्यापी आंदोलन करना,
बंगाल विभाजन के दौरान जो उपद्रव हुए उसके कटु आलोचक ये कहीं न कहीं बने। 1911 में बंगाल विभाजन की योजना समाप्त हो जाने से अंग्रेज सरकार के पक्के हिमायती भी कहीं न कहीं बनते हैं, इसलिए उनको सर की उपाधि भी मिलती है, बंगाल में मंत्री भी बनते हैं, लेकिन आम जनता में लोकप्रियता काफी कम होती है। ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला देखें गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915। उदारवादी नेताओं में गोखले का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका जन्म 1866 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव में हुआ था। उसका बचपन बहुत ही संघर्षों में बीता था। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में प्राध्यापक की नौकरी की और वो समाज सेवा में लग जाते हैं। उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है पूना सार्वजनिक सभा। यहाँ पत्रिका भी निकाली, इस सभा की स्थापना की और इस सभा का एक कुशलतापूर्वक संपादन भी किया। 1900 ईस्वी में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य भी बनाए गए और 1905 का जब बनारस कांग्रेस अधिवेशन था उसके सभापति भी बनते हैं। इस समय तक नरमपंथियों और विचारधारा वाले के बीच संघर्ष प्रारंभ हो चुका था और इसका परिणाम ये रहा कि गोखले ने इसी वर्ष 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुत पूछा जाता है ये भी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की और कब की? 1905 ईस्वी में। गोखले भी अन्य उदारवादी नेताओं की तरह अंग्रेजी राज को भारत के लिए ईश्वरीय वरदान भी मानते हैं और भी अंग्रेजों के प्रति भक्ति को भी राष्ट्रभक्ति मानते हैं। उनका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य में भारत के लिए स्वशासन कायम रखना था और इसके लिए वे संवैधानिक आंदोलन के पक्षपाती भी थे, परंतु सरकार का खुला विरोध या संघर्ष का रास्ता अपनाने को अनुचित समझते थे। स्वदेशी आंदोलन का समर्थक होते हुए भी वो बहिष्कार की नीति के विरोधी थे और वे कांग्रेस के नरम और गरम दल के समझौता कहीं न कहीं दोनों में कराना चाहते थे, लेकिन अकस्मात उसकी 1915 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और उनकी भूमिका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महात्मा गांधी वो उसको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ये कुछ उदारवादी प्रारंभिक नेता थे, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा एओएम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं प्रारंभिक विकास में ये स्कॉटलैंड वासी निवासी एओएम का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। भारत में कांग्रेस की स्थापना का वास्तविक श्रेय भी उन्हें कहीं न कहीं प्रदान किया जाता है। वे उदारवादी व्यक्ति थे तथा भारत और भारतीयों से उनकी गहरी सहानुभूति भी थी। उन्होंने भारतीयों की दशा में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयत्न किए थे और उन्होंने जनता के मित्र पीपुल्स फ्रेंड नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया, जिसमें भारतीयों की समस्याओं से संबंधित लेख भी वो छापता है। उन्होंने भारतीय में राष्ट्रीयता के विकास के लिए भी प्रयास किया था और 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर वे संतुष्ट नहीं हो गए थे, बल्कि अपने जीवन भर के कांग्रेस को अपना सहयोग देते रहे थे। उनके कार्यों से कांग्रेस की शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। तो ये हम प्रारंभिक कुछ उदारवादी नेताओं के बारे में हमने देखा है और कुछ महत्वपूर्ण बात जो उनसे संबंधित थी उसके बारे में हमने आपको यहाँ बताया है। चाहे वो दादाभाई नौरोजी की पुस्तक बहुत फेमस, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दूसरे कांग्रेस अध्यक्ष, और उन्होंने जो एक बदलाव देखा है कि 1900 के बाद वो थोड़ा सा उनका दृष्टिकोण अंग्रेजों के प्रति बदलता भी है। फिरोज शाह मेहता भी उनके अनुयायियों में से एक माना जाता है और बम्बई विधायिका के वो भी सदस्य रहे हैं। अंग्रेजों की न्यायप्रियता को भी वो ईश्वरीय वरदान मानते हैं। ऐसे ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी है जो सिविल सेवा परीक्षा के आयु बढ़ाने में महत्वपूर्ण अपना काम करते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, बंगाल पत्रिका की संपादन भी वो करते हैं, अंग्रेजों का एक समर्थक बनता है और उसे सर की उपाधि भी मिलती है, लेकिन उनकी बाद में लोकप्रियता काफी कम हो जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले को हम पूना सार्वजनिक सभा के सदस्य के रूप में, सुधारक के रूप में, उसके कुशलतापूर्वक संपादन के रूप में हम याद कर सकते हैं। 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन के वो अध्यक्ष भी कहीं न कहीं रहे हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में जो स्थापित की गई थी उसमें को स्थापना करने में इसका योगदान हम कह सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, उदारवादियों का क्या योगदान रहा उसके बारे में यहाँ पे हम